A very good evening to everyone. A warm welcome to Tutelage Academy. So, we were discussing December 2022 previous year question paper for code 55. This is a 4-part. We have already solved some 70 questions before, and today we will be solving rest 30 questions. So, I hope you all are ready. Let's jump to question number 71 then. Yeah, right. So this is question number 70. We had already solved up to this question in last session. चलिए आज start करते हैं question number 71 से. Yes. So this one is question number 71. Okay. Given below are two statement. एक assertion है, एक reason है. Assertion क्या है? The scheme of JMC was evolved on voluntary basis to promote industrial peace and harmony between labor and management, to ensure closer association between them and to increase production and share the responsibility of management. बिल्कुल सही है. Okay. Industrial policy resolution 1956 stated that in a socialist democracy, labor is a partner in common task of development and should participate in with enthusiasm. बिल्कुल सही. देखिए क्या क्या चीजें ध्यान देनी है. सबसे पहले सेशन ए में जाते हैं. जेएमसी कब स्टैब्लिश हुई थी? 1958 में. ये सारी चीजें कभी भी नहीं भूलनी है ना. इसमें इक्वल रिप्रेजेंटेटिव थे एम्प्लॉयर साइड से, एम्प्लॉय साइड से, राइट. मिनिमम नंबर 6, मैक्सिमम नंबर 12 ऑलरेडी हमने करा है क्लास में, राइट. इसका फंक्शन क्या क्या था वो भी हमने क्लास में करा है. फंक्शन जेएमसी की क्या क्या है? कंसल्टेटिव फंक्शन है, इंफॉर्मेशन को रिसीव करके सजेस्ट करना है और एडमिनिस्ट्रेटिव फंक्शन में पार्टिसिपेट करवाना है. तो बिल्कुल यही सब है. यहाँ पे ये सारी चीजें लिखी हुई है कि इसलिए ही बनाया गया था ताकि इंडस्ट्रियल पीस और हार्मनी रहे एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के बीच में, क्लोजर एसोसिएशन रहे और प्रोडक्शन को इंक्रीज करे, रिस्पॉन्सिबिलिटी को शेयर करे. इस सारे काम के लिए जेएमसी को एस्टैब्लिश किया गया था. बिल्कुल सही, करेक्ट कॉन्सेप्ट, बिल्कुल क्लियर. नेक्स्ट, इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 ने ये कहा था. तो ये भी बिल्कुल सही है. देखिए अब जो चीज आपको पता है उसको नोट डाउन, जो चीज नहीं पता है उसको नोट डाउन करेंगे. तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो 1956 ये कौन सी कब आई थी? तो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन हमारी 2 बार आई है. देखिए एग्जाम में आपको ये चीज दिखा, इसके बारे में सब चीज समझ लीजिए, ठीक है. तो 2 बार आई है. पहली बार कब आई है? 1948 में आई है और दूसरी बार 1956 में आई है. तो ये याद कर लीजिए कि ये कब का है, ये सेकंड टाइम का है. और सेकंड टाइम में उसने ये जो बोला है इसको भी नोट डाउन कर लीजिए. इसी को ट्विस्ट करके दूसरे तरीके से पूछा जाएगा, तो इसको भी नोट डाउन करेंगे. और बिल्कुल सही है, जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जो सेकंड थी ना, ये इसी पे फोकस की थी कि हमारा जो पैटर्न ऑफ सोसाइटी वो सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसाइटी के लिए ही 1956 दूसरी वाली इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन बनी थी. तो यहाँ पे भी वही लिखा है, इन सोशलिस्ट डेमोक्रेसी की बात हो रही है. तो बिल्कुल सही है. 1948 ने क्या किया था? 1948 का मेन एम था कि इंडस्ट्री को क्लासिफाई कर दो कि कौन कौन सी इंडस्ट्री में सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी, कौन कौन सी इंडस्ट्री हमारे स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगी. तो आजादी की ठीक बात ये थी. तो ये क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज का बात ये बता रही थी और सोशलिज्म का बात ये बताई थी. आर वी क्लियर? चलिए मूविंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन. यस, चलिए साथ ही साथ देख लेते हैं. काफी सारे बच्चों का डाउट भी था, मैम ऐसा कोई ट्रिक है इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करने का? ट्रिक एक ही है शानवी, वो है हार्डवर्क. ठीक है. अगर आप जेएमसी के बारे में पढ़े होंगे और जेएमसी के बारे में नोट्स बनाए होंगे, जेएमसी का जो मैंने एमसीक्यू करवाया है वो सारे अटेंड किए होंगे, इजीली बन जाएगा. इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन जितना मैंने अभी बताया है, एक एक पॉइंट अगर आप नोट कर लेंगे तो जितना मैंने बताया है 99% चांस है कि उससे ज्यादा नहीं आएगा, उतना ही में से हो जाएगा. तो जो अभी हम बताते हैं, जो भी हम आपसे सॉल्व करवाते हैं, हैव द ट्रस्ट दैट इट इज वेरी वेल रिसर्च्ड और उसको फॉलो कीजिए. और एक बार हमारी गाइडलाइंस को फॉलो कीजिए, हमारे नोट्स को फॉलो कीजिए. इट इज डेफिनेटली गोइंग टू हेल्प यू, राइट. चलिए 1 सेक. यस, सो यस, आई विल क्लियर सम डाउट्स. जो बाकी थे वो भी क्लियर कर देती हूँ साथ ही साथ कि कुछ बच्चों को डाउट था. कमिटी ऑन कन्वेंशन 1954, कमिटी ऑन कन्वेंशन, ठीक है, नोट डाउन करते जाएंगे. 1956 हमारी क्या है? स्टीयरिंग कमिटी ऑन वेजेस हमारी 1956 में है. 1957 में क्या क्या है? वेज बोर्ड है एंड देन CIEM, सेंट्रल इम्प्लीमेंटेशन एंड इवोल्यूशनरी मशीनरी भी हमारी 1957 में है.
और यस 1957 में हमारा कोड ऑफ डिसिप्लिन भी आया था, राइट? क्लियर, यही सारा डाउट था। प्रोडक्शन कमेटी 1948, यूनिट प्रोडक्शन कमेटी 1947, ठीक है? तो प्रोडक्शन कमेटी, यूनिट प्रोडक्शन कमेटी भी हमारी WPM का हिस्सा है, WPM का हिस्सा हमारा GMC भी है, ठीक है? ये सारी चीजें क्लियर है? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। Given below are two statements. The provisions relating the hazardous processes under Factors Act 1948 is given in chapter 4 of this act. देखिए, मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिक बताया है कि सारे सेक्शन को याद करने का क्या तरीका है। मैंने एमसीक्यू सेशन किया था जैसे कि चाइल्ड लेबर एक्ट में हेडिंग है, वो मैंने आपको पूरी हेडिंग दे दी थी। तो हेडिंग में जो इंडेक्स पेज है, तो इंडेक्स पेज में क्लियरली दिख रहा था चैप्टर 1 इतने सारे सेक्शन, चैप्टर 2 हेडिंग इतने सारे सेक्शन, चैप्टर 3 हेडिंग इतने सारे सेक्शन। दूसरी तरह जब आप देखिएगा तो चैप्टर 4 में क्या है, चैप्टर 3 में हमारा चैप्टर 3 में हेल्थ है और चैप्टर 4 में हमारा सेफ्टी है और चैप्टर 5 में वेलफेयर है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि चैप्टर 4 में हजार्डस प्रोसेस है। सो दिस इज रॉन्ग। द स्टेट गवर्नमेंट में अपॉइंट अ साइट अप्रेजल कमेटी, बिल्कुल सही है। साइट अप्रेजल कमेटी हमारी स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है और सर्टिफिकेट ऑफ सर्जन ये सब कुछ स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करती है। सेंट्रल गवर्नमेंट सिर्फ एक काम करती है, वो है इंक्वायरी कमेटी को अपॉइंट करना, राइट? तो स्टेट गवर्नमेंट जो है साइट अप्रेजल कमेटी अपॉइंट करती है, क्यों? साइट को अप्रेज करने के लिए, फैक्ट्री का जो साइट है उसको अप्रेज करने के लिए और परमिशन ग्रांट करने के लिए, अगर कोई हजार्डस प्रोसेस है तो वो सब चेक करने के लिए, राइट? ये भी बिल्कुल सही है एंड दिस इज रॉन्ग। और साइट अप्रेजल कमेटी का कौन सा सेक्शन है? Which section tells us about site appraisal committee? Immediately you have to comment. Immediately, all people, जितने भी लोग हैं, शानवी, अनामिका, सुभाष्मिता, स्वाति, रवि, साइट अप्रेजल कमेटी का कौन सा सेक्शन है? अभी पता चल जाएगा आपकी पढ़ाई कितनी अच्छी चल रही है। सेक्शन कौन सा है साइट अप्रेजल कमेटी का? प्लीज कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73। Given below are two statements where the employment of any person is terminated, the wages earned by him shall be paid before the expiry of 7th day from the day on which his employment is terminated. No, this is wrong. जिस दिन employment terminate हो रहा है उसके अगले 2 दिन के भीतर ये, यस रवि, वेरी गुड। 41 ने रवि और स्वाति ने आंसर किया है, वेरी गुड। चलिए, आई एम क्वाइट इम्प्रेस्ड। इसी तरीके से सारे सेक्शंस आपको फैक्टर्स एक्ट के याद करने हैं। एक जो इंडेक्स पेज होता है जिसमें हेडिंग रहती है, उसमें सेक्शंस आपको क्लियरली समझ में आ जाएंगे, तो आप उसको पढ़ना स्टार्ट कीजिए, है ना? तो ऑन द एक्सपायरी ऑफ 2 days, ठीक है? और व्हेन द, तो ये वाला हमारा गलत है। एप्लीकेशन made to claim arising of deduction from wages was found either malicious or vexatious, the authority may direct penalty not exceeding 375 rupees to be paid to employer by the person presenting the application. बिल्कुल सही है। ये MCQ भी मैंने क्लास में इनफैक्ट सॉल्व करवाया है 375 का। तो ये हमारा पेमेंट ऑफ वेजेस ऐसे क्वेश्चन है, राइट? तो हमारा स्टेटमेंट 1 इज फॉल्स, स्टेटमेंट 2 इज ट्रू, हमारा बिल्कुल आंसर है, राइट? हाँ, बिल्कुल ठीक है। Next, given below are two statements. The term welfare suggests many ideas, meaning and connotations such as the state of well-being, health, happiness, prosperity and development of human resources. Correct? है ना? बिल्कुल सही सेंटेंस है। सेंटेंस को पढ़िए, आपके माइंड में आ जाना चाहिए सही है या गलत है। तो वेलफेयर का मतलब क्या है ना? कि एक वर्कर के एक वेलबींग का स्टेट, हेल्थ, हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी, डेवलपमेंट, सारा कुछ उसका अचीव हो। तो वेलफेयर इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, इट इज रिलेटेड टू टाइम एंड स्पेस। बिल्कुल सही है। क्लास में मैंने ये भी सॉल्व करवाया है कि वेलफेयर इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट, कैसे कैसे रिलेटेड है टाइम एंड स्पेस से, है ना? क्वेश्चन नंबर 0.1। यस 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 रवि, बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75। Neoclassical economics begin from a model of purposive behavior by individuals. Individuals are assumed to have their own unique tastes, preferences, wants, or desire which they attempt to satisfy. Neoclassical economics examines the choices that individuals make in their roles as consumers or producers. क्या होगा इसका आंसर? न्यूक्लासिक इकोनॉमिक्स में क्या हुआ था? न्यूक्लासिकल इकोनॉमिक्स में क्या हुआ था? कैसे पता चलेगा? कैसे पता चलेगा? How you will know what is this? मैम पता नहीं क्या है। देखिए, आपने पढ़ा है यूनिट 1 का क्वेश्चन है क्लासिकल अप्रोच, 3 अप्रोचेस है,
मैनेजमेंट थॉट के पहला है क्लासिकल अप्रोच, दूसरा है न्यू क्लासिकल अप्रोच और तीसरा है मॉडर्न अप्रोच। ये उसी से रिलेट कीजिए। तो जो न्यू क्लासिकल अप्रोच है सेकेंड वन, उसमें कौन कौन सी चीजें थी? उसमें दो चीजें थी, ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट और बिहेवियरल साइंस मूवमेंट। तो बिहेवियरल साइंस मूवमेंट और ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट में बात किसकी की गई थी? इसी की बात की गई थी, राइट। इन्हीं में जो लॉज हमारे मॉस्लो लॉ है, टाइप एक्स टाइप वाई, ग्रेगर थ्योरी ऑफ मैग्रेगर थ्योरी ऑफ एक्स एंड वाई और ब्रूम्स थ्योरी, सारे किसके लिए है ना? इन्हीं सब के लिए कि इंडिविजुअल्स आर एज्यूम्ड टू हैव देयर ओन टेस्ट, ओन प्रेफरेंसेस, वांट्स एंड डिजायर व्हिच दे अटेम्प्ट टू सेटिस्फाई। बिल्कुल सही है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स examine the choice that individual make in their roles as consumer और producer। बिल्कुल सही है, ठीक है। तो दोनों ही हमारे करेक्ट है, दोनों ही हमारे करेक्ट है। न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स अगर नहीं पता तो जो कोई भी अगर ब्रोकन टाइप नॉलेज होगी ना, तो जो आपके सिलेबस में नॉलेज है उससे मैच कीजिए, ज्यादा चांसेस है कि मिल ही जाएगा, क्योंकि कोई नेगेटिव मार्किंग तो है नहीं। तो न्यू क्लासिकल इकोनॉमिक्स को आप न्यू क्लासिकल जो अप्रोच है आपका मैनेजमेंट थॉट का, उससे रिलेट कीजिए तो ये क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, अरेंज द फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ टॉप डाउन अप्रोच ऑफ हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव, है ना। तो हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव, मिशन क्या होता है? मैंने क्लास में करवाया है, राइट। मिशन क्या होता है? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ये होता है कि किस लिए उसे बनाया गया है, व्हाई इट एग्जिस्ट, व्हाट इट इज इट्स बेसिक पर्पस। उस किसी भी ऑर्गेनाइजेशन क्यों एग्जिस्ट कर रही है, उसका पर्पस क्या है। और विजन क्या होता है? विजन इज व्हाट इट वांट्स टू बी इन फ्यूचर, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले कोई भी ऑर्गेनाइजेशन आप अगर एस्टैब्लिश करोगे, अगर आपको कोई कंपनी खोलनी है XYZ, आप क्यों खोलोगे? सपोज आपको एक कंपनी खोलनी है जिसमें आप इको फ्रेंडली ब्रिक्स बनाओगे, इको फ्रेंडली या फिर इको फ्रेंडली पैकिंग मटेरियल्स आप बना रहे हो, तो क्यों बना रहे हो? पर्पस आपका ये है कि एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना। तो पहले पर्पस बनेगा, पर्पस आपके ऑर्गेनाइजेशन के मिशन को डायरेक्ट करेगा। तो दिस विल बी 1, दिस विल बी 2। तो जब मिशन बनेगा, मिशन के बाद ही आपका ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव बनेगा कि नहीं, आज इस साल हमें कम से कम 100 पेड़ कटने से बचाने हैं, 100 पेड़ के बदले हम इन इक्विवेलेंट हम उतना इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स बनाएंगे, राइट। तो इस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव, फिर उसको आप डिवाइड करोगे डिपार्टमेंट के ऑब्जेक्टिव से, और फिर उसको फिर इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव में बांटोगे। तो व्हेन यू विल अरेंज इट, यू विल गेट द आंसर एज DAEBC, DAEBC, राइट। चलिए नेक्स्ट, यस स्वाति, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77, बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ जाए, टाइम भी सेव होगा और मार्क्स भी आ जाएंगे, है ना। तो साइंटिफिक मैनेजमेंट सबसे पुराना है हमारा, यस दिस वन। फिर उसके बाद ह्यूमन रिलेशन मूवमेंट है, उसके बाद बिहेवियरल साइंस मूवमेंट है, उसके बाद हमारा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एरा है, जो कि बाद में आया है। HRD वगैरह हमने पढ़ा था 1969 में, फिर HRD शुरू हुआ था बाय लियोनार्ड नाडलर, है ना। तो इस तरीके से इजी क्वेश्चन है, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं। In which of these cultural orientation the home country's culture is sought to be imposed on subsidiaries? कितना अच्छा क्वेश्चन है। What I personally feel is, and I'm really happy sharing it, कि मुझे लगता है कि मैंने जो क्वेश्चंस आपको करवाए हैं, जो थ्योरीज मैंने एक्चुअली बनाई हैं क्वेश्चंस खुद से MCQs में, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को स्टडी करके, वो सारी चीजें काफी रिपीट हो रही है, उनसे काफी क्वेश्चन आए हैं। तो it would be helping you all। MCQ सेशन मेरे आप जरूर सारे देखिएगा। The home country's culture is sought to be imposed on subsidiary। तो इथनोसेंट्रिक में क्या होता है? इथनोसेंट्रिक में इसका आंसर होगा इथनोसेंट्रिक, यस। होम कंट्री का कल्चर हम सब्सिडरीज में डाल रहे हैं, इम्पोज कर रहे हैं। इथनोसेंट्रिक मैंने इंडिया में कंपनी खोली XYZ, अब क्या हुआ, मुझे इसका एक ब्रांच ओपन करना है जापान में। अब हम नए हैं, अब हम पहली बार जापान जा रहे हैं, तो हम यहाँ पे इंडिया के लोगों को ही रिक्रूट करेंगे जापान के ऑफिस में, और इंडिया का कल्चर ही इम्पोज करेंगे, दैट इज एथनोसेंट्रिक। फिर धीरे धीरे हमारी कंपनी यहाँ पे जम जाएगी, स्टैब्लिश हो जाएगी, तो हम जापान के लोगों को भी रिक्रूट करेंगे और जापान का कल्चर हम ब्लेंड करना शुरू करेंगे। तो होम कंट्री के कल्चर को अगर हम इम्पोज कर रहे हैं सब्सिडरी में, देन दैट इज एथनोसेंट्रिक अप्रोच, है ना, राइट। उसके बाद पॉलीसेंट्रिक होता है, जियोसेंट्रिक में हमें कोई मतलब नहीं भाई, जो एफिशिएंट है हम उस पर्सन को रिक्रूट करेंगे, है ना, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79 देखिए, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। देखिए ये क्वेश्चन, कभी कभी कुछ ऐसा चीज आ जाएगा, कोई कुछ चीज हमें पहले से पता नहीं है, या आधी पता है, या फिर अच्छे से क्लियर एकदम आंसर नहीं आ रहा,
कोई दिक्कत नहीं है, आराम से बैठकर सोचिए, ठीक है, कि कौन सा चीज से क्या मिल सकता है, ये हम लोग सोचेंगे किससे मिल सकता है। अब कोई भी चीज, फ्रस्ट्रेशन, नीड, ड्राइव, गोल क्या होता है, तो पहला ही अपना डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब किसी चीज की कमी। तो क्या गोल में, गोल का मतलब किसी चीज की कमी है, नहीं, पर नीड का मतलब डेफिशिएंसी हो सकता है ना। आई नीड वाटर मतलब आई एम डेफिशिएंट इन वाटर, है ना। आई नीड सक्सेस मतलब आई एम डेफिशिएंट इन सक्सेस इन माय लाइफ, राइट। तो नीड मतलब डेफिशिएंसी हम कर सकते हैं, ठीक है। और जो फ्रस्ट्रेशन कब होता है, यू नीड वाटर बट यू आर नॉट गेटिंग वाटर, यू विल गेट फ्रस्ट्रेशन। तो डेफिशिएंसी का एक जो होता है ना, फ्रस्ट्रेशन क्या हो जाता है हमारा, एक डिफेंस मैकेनिज्म हो जाता है खुद को बचाने के लिए। फिर गोल और ड्राइव है, तो जो नीड को डायरेक्शन, जो हम डेफिशिएंसी वो डायरेक्शन, पानी हम कैसे लेंगे, पानी हमें चाहिए, हम कैसे लेंगे, सक्सेस हमें चाहिए, हम कैसे कैसे सक्सेस पा सकते हैं, यूजीसी नेट की तैयारी करते हैं। तो दैट इज व्हाट, अब गोल और ड्राइव को आपको मैच करना है, तो अच्छे से सोचिए बस। फ्रस्ट्रेशन तो समझ में आ गया, जितना भी नॉलेज हमारे पास है उसको हम मैच करेंगे। तो गोल इज व्हाट, फुलफिलमेंट ऑफ डेफिशिएंसीज, और ड्राइव इज व्हाट, डेफिशिएंसी विद डायरेक्शन, या फिर फुलफिलमेंट ऑफ डेफिशिएंसीज की बात की जा रही है। तो हमारी जो नीड है, हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल हो रही है, तो दैट इज व्हाट, दैट विल बी आर गोल। हाँ, दैट विल बी आर गोल, है ना, कि गोल हो जाएगा कि हमें फुलफिल करना है जो भी हमें चाहिए, जो हमें चाहिए उसे फुलफिल करना है। व्हाट इज योर गोल, व्हाट इज योर एम इन लाइफ, टू फुलफिल माई सच एंड सच नीड, टू फुलफिल माई सच एंड सच डिजायर। तो ये हमारा गोल हो जाएगा। और ड्राइव क्या होता है कि ड्राइव आपके करियर एंकर्स होते हैं, तो डेफिशिएंसी विद डायरेक्शन, जो आपको डायरेक्शन प्रोवाइड करते हैं, करियर एंकर्स, तो वो डेफिशिएंसी विद डायरेक्शन। तो आराम से बैठ के सोचिएगा कि कौन सा एप्रोप्रिएट है, तो आपको आंसर मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 4 मैच हो रहा है, राइट। हाँ, ए का 3, बी का 4, हाँ, C1 D2, हाँ ठीक है। नेक्स्ट, arrange the trade union association to their formation from latest to earliest, BMS, with RTUC, the Red Trade Union Congress, हिंद मजदूर सभा, C2। ये चारों तो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए, क्लासेस में बहुत बार करवाया गया है। और जहां तक नेशनल काउंसिल ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन है, ये एक्चुअली थोड़ी बाद में आई थी, 1989 में फॉर्म हुई थी ये, 1989 में। इसे कहीं कहीं ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ सेंट्रल ट्रेड यूनियन भी बोला जाता है, AICCTU। ऑल इंडिया सेंट्रल को कभी कभी नेशनल से भी रिप्लेस किया जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। 1989 में, तो सबसे लास्ट में हमारी ये आई थी, उसके बाद C2 आई थी 1970 में, फिर हमारी भारतीय मजदूर संघ ये कब आई थी, 1955 में आई थी, 1955 में आई थी। फिर ये हमारी द रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस आई थी, फिर हमारी नहीं, फिर हमारी हिंद मजदूर सभा आई थी 1948 में। और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस तो जब 1941 में जब AITUC का बाइफर्केशन हुआ था तभी आई थी, तो आजादी तो 1941 में। तो ये इस तरीके से हमारा ये बिल्कुल सही जा रहा है, ठीक है, ओके। हाँ, इथनोसेंट्रिक होम, पॉलीसेंट्रिक होस्ट, यस। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। Given below are various authorities under Industrial Dispute Act. Arrange them in ascending order of their section. Very easy. We have many times we have solved, right? तो हमारा वर्क्स कमेटी था, वर्क्स कमेटी था सेक्शन 3, कॉन्सिलेशन ऑफिसर था सेक्शन 4, और बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन था सेक्शन 5, राइट, सेक्शन 5, सेक्शन 6। उसके बाद फिर यस, सेक्शन हाँ, सेक्शन 7, सेक्शन 7A, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन 10A, वॉलंटरी आर्बिट्रेशन हमारा सेक्शन 10A में था, राइट। हाँ, इसी तरह था ना, हाँ करेक्ट। बोर्ड ऑफ कॉन्सिलेशन सेक्शन 5, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी 6, लेबर कोर्ट था सेक्शन 7, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल था 7A, नेशनल ट्रिब्यूनल था 7B, और वॉलंटरी आर्बिट्रेशन था सेक्शन 10A। इजिली अरेंज कर लेंगे, है ना, क्लासेस में करवाए गए हैं, इजिली अरेंज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा एज पर दिस मैचिंग, आंसर शुड बी DCAEB, बिल्कुल सही, राइट। नेक्स्ट, अरेंज द फॉलोइंग प्रोविजन रिलेटिंग टू हेल्थ अंडर द फैक्टर्स एक्ट 1948, बिल्कुल सही है। तो अच्छा क्वेश्चन है। हेल्थ के जो चैप्टर, हेल्थ चैप्टर जो हमारा चैप्टर 3 है, उसमें जो प्रोविजन है उसको अरेंज करने के लिए कहा गया है। तो थोड़ा सा फैक्टर्स एक्ट में आपको सेक्शन आजकल पूछे जाते हैं, तो पढ़ना पड़ेगा, है ना, पढ़ना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है।
तो अगर हम देखें तो आर्टिफिशियल मेडिकेशन हमारा कौन सा आर्टिकल सेक्शन 15 है, और फिर है वेंटिलेशन एंड टेम्परेचर हमारा 13 है। जो इंडेक्स पेज होता है जिसमें हेडिंग दी होती है ना, आप उसको भी पढ़ लोगे तो भी आपको एक हेल्प मिलेगा, जरूर उसको पढ़िएगा। ड्रिंकिंग वाटर हमारा 18 है, सॉरी, लाइटिंग हमारा 17 है, और डस्ट एंड फ्यूम कप कितना है 14 है। तो आप इस तरीके से मैच करोगे, आपको क्लियरली आंसर क्या मिल जाएगा फ्रॉम असेंडिंग ऑर्डर। ये ध्यान दीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर जो ऑर्डर दिया हुआ है उसमें 13, 14, 15, 17, 18, तो BEADC हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Arrange the following deduction under Payment of Wages Act 1936. Again, I would suggest you कि read the index page of every legislation which is there in your syllabus. तो अगर हम बात करें तो deduction of absence from duty, this is section 9, और damage or loss section 10, deduction for service rendered is section 11, deduction for recovery of loans is section 12A, और डिडक्शन फॉर रिकवरी ऑफ एडवांसेस इज सेक्शन 12। तो पहले 12 आएगा फिर 12 आएगा, राइट। देखिए पहले 12 आएगा फिर 12 आएगा, पहले 12 के बाद 12, तो 9, 10, 11, 12, 12। तो आप हम इस तरह से अरेंज करेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा पॉइंट नंबर 2 CBAED, करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, किसी को कोई डाउट तो नहीं? आप यहाँ से लर्निंग लीजिए कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और अगर ये सारे कॉन्सेप्ट को घुमा फिरा के थोड़ा अगर रिपीट भी किया जाए तो यू कैन आंसर। मैथ्स लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, फिलांथ्रोपिक थ्योरी, प्लेकेटिंग थ्योरी, पब्लिक रिलेशन थ्योरी, फंक्शनल एफिशिएंसी थ्योरी। सिंपल है, ठीक है, हो जाएगा। यस, फिलांथ्रोपिक थ्योरी क्या होता है? दया भाव होता है, हमें लोग बाकी सारी दुनिया से प्यार होता है, हम दया भाव होता है, हम दान पुण्य करते हैं, तो वो है फिलांथ्रोपिक थ्योरी ऑफ लेबर। तो हाँ तो हमारा मैन्स लव फॉर मैन, यस, एक आंसर क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, राइट। उसके बाद हाँ, तो प्लेकेटिंग थ्योरी इसलिए होती है क्योंकि जो वर्कर्स होते हैं वो ज्यादा अवेयर, ज्यादा स्मार्ट होते जाते हैं, तो लेबर ग्रुप्स आर बिकमिंग डिमांडिंग एंड मिलिटेंट एंड मोर कॉन्शियस, है ना, ज्यादा डिमांडिंग, ज्यादा कॉन्शियस, ज्यादा अवेयर होते जा रहे हैं, तो हम उसके लिए हम लेबर वेलफेयर करते हैं। और उसके बाद क्या क्या ऑप्शन बचे हैं? एफिशिएंसी, प्रोडक्टिविटी की बात हो रही है तो डी का 2 हो जाएगा। पब्लिक रिलेशन थ्योरी, हम पब्लिक का में अच्छा इमेज बनाते हैं, एटमॉस्फेयर ऑफ गुडविल बिटवीन मैनेजमेंट एंड लेबर एंड आल्सो मैनेजमेंट एंड पब्लिक। सिंपल, पॉइंट नंबर 2 आंसर हो जा रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2, बहुत ही आसान से क्वेश्चन है, राइट। आपको अभी भी अगर आपको ये क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता तो आई वुड एक्सपेक्ट एवरीवन टू गेट 70+ मार्क्स, है ना। अगर आपको नई क्लास में सॉल्व कराया जाता तो 70+ तो आपको लाना ही था हर किसी को। लिस्ट 1, लिस्ट 2, मार्जिनल प्रोडक्टिविटी थ्योरी, एक्सप्लॉयटेशन थ्योरी, डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी फेजेस, बार्गेनिंग थ्योरी फेजेस। ठीक है, तो मार्जिनल थ्योरी में यहाँ पे वर्ड से पता चल जा रहा है ए का 2 है, ठीक है। उसके बाद एक्सप्लॉयटेशन थ्योरी वही हो जाएगी हमारी पॉलिसिंग थ्योरी। तो लेबर इज पुट ओनली अ पार्ट ऑफ शेयर दैट द प्रोड्यूसर्स इंटरेस्ट इज इन द हैंड ऑफ कैपिटलिस्ट। बिल्कुल, यहाँ पे लेबर को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, सारा का सारा पैसा कैपिटलिस्ट के हाथ में जा रहा है। डिमांड एंड सप्लाई, बार्गेनिंग थ्योरी, यहाँ पे भी कीवर्ड है बार्गेनिंग, मैच हो गया इजीली। डिमांड एंड सप्लाई, तो वेजेस आर डिटरमाइंड बाय इंटरेक्शन ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, तो बहुत ही ज्यादा इजी क्वेश्चन था, है ना, कीवर्ड्स पे लिखे हुए हैं, सिंपल मैच हो जाएगा। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट, असर्शन है और रीजन है। डार्क ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी किसने दी थी? विच पर्सन हैड गिवन डार्क ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? प्लीज कमेंट, मैंने क्लास में करवाया है। डार्क ट्रेड के बारे में किसने बताया था? हाउ मेनी डार्क ट्रेड्स आर देयर, नंबर एंड विच पर्सन हैड टोल्ड अबाउट डार्क ट्रेड थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी? लेट्स सी योर प्रिपरेशन। ये दोनों का आंसर मुझे चाहिए, बताइए। तो डार्क ट्रेड इज द कॉन्स्टलेशन ऑफ नेगेटिव पर्सनालिटी ट्रेट कंसिस्टिंग ऑफ मैकियावेलिज्म, नार्सिसिज्म एंड साइकोपैथी। तो आपका ये वाला तो ऑलरेडी सॉल्व हो गया, 3 है। डार्क ट्रेड हमारे कितने हैं? 3। पर्सनालिटी के 3 नेगेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स, 3 डार्क कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन से? मैकियावेलिज्म, नार्सिसिज्म एंड साइकोपैथी। जो भी इंडिविजुअल नार्सिसिज्म होता है वो प्रैग्मेटिक, मेंटेन इमोशनल डिस्टेंस एंड बिलीव दैट एंड्स कैन जस्टिफाई मींस। नो, नार्सिसिज्म कौन होते हैं? नार्सिसिस्ट पीपल बहुत ज्यादा बोस्टफुल होते हैं, बहुत घमंड होता है, उनको लगता है कि द वर्ल्ड रिवॉल्व्स अराउंड देम, दे कैन नॉट टेक क्रिटिसिज्म, है ना, क्रिटिसिज्म वो बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते, एंड दे टॉक्स अबाउट देमसेल्व्स ओनली, तो ये हो जाते हैं नार्सिसिस्ट पीपल।
तो यहाँ पे pragmatic वर्ड से ही यहाँ पे गलत हो गया, तो A is correct, R is wrong. पीटर जोनासन, यस, सिर्फ रवि ने आंसर किया था और किसी ने नहीं. वेरी गुड रवि. पीटर जोनासन होगा आंसर. बाकी सबको भी ध्यान रखना है, याद करना है. अगर आपको पता नहीं है तो आपकी तैयारी पुअर है. इट नीड्स टाइम एंड यस यू हैव टाइम. आप अपनी तैयारी इतने दिनों में बहुत अच्छी कर सकते हो. नेक्स्ट, assertion reason. Ingratiation involves agreeing with the recruiter's opinion by the candidate and the signaling that they share similar belief. बिल्कुल सही. Ingratiation मतलब क्या होता है? मान लीजिए आप किसी नए फ्रेंड से मिले and you found him, you wanted to be friend with him. ठीक है, आप किसी एक नए इंसान से मिले, आप उससे दोस्ती करना चाहते हो, तो उसका जो ओपिनियन होगा आप उसको थोड़ा बड़ा शुरू में हाँ मिलाते हो कि हाँ मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था. तो व्हाट यू वांट टू से, यू सिग्नल देम कि आपका सोच और मेरा सोच मिलता है. तो दिस थिंग इज कॉल्ड इंग्रेसिएशन. तो बिल्कुल सही है. तो इंटरव्यू में क्या होता है, रिक्रूटर्स के साथ लोग इंग्रेशिएट करने की कोशिश करते हैं कि भाई जैसा आप चाह रहे हो हम वैसे ही कैंडिडेट हैं. यू वांट द पर्सन हु कैन, आप ऐसे लोगों को अगर आप सर्च करना जा रहे हो, एक बहुत अच्छा टीम प्लेयर है, तो यस आई एम ए वेरी गुड टीम प्लेयर, आप ऐसा बताना चाहते हो. तो परसीव्ड सिमिलैरिटी और वैल्यू डज नॉट इन्फ्लुएंस हाउ द इंटरव्यूअर rates the applicant competence. बिल्कुल गलत है ये. does not नहीं, it does influence. जब आप सिमिलर एटीट्यूड दिखाते हो, आप बताते हो कि नहीं यू आर सर्चिंग फॉर अ टीम लीडर, आई एम ए वेरी गुड टीम लीडर, और या फिर आई एम ए वेरी गुड सेल्स पर्सन, तो ये इन्फ्लुएंस करता है इंटरव्यू को कि हाँ एप्लीकेंट का कॉम्पिटेंस कैसा है. तो इसलिए ये गलत हो जाएगा और हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 3, है ना. चलिए आगे बढ़ते हैं. मैथ्स लिस्ट 1 विद लिस्ट 2. बुक्स आई हैव ऑलवेज सेड, और जो मैंने क्लासेस में करवाए हैं वही सारी बुक्स हैं, वही सारी बुक्स हैं, है ना, है ना, वही सारी बुक्स हैं. सेलिक पर्लमैन में कौन सी बुक करवाई और लिखी है, थ्योरी ऑफ लेबर मूवमेंट. मेनी टाइम्स आई हैव टोल्ड इन क्लास. फिर टेनेनबॉम का क्या है, टेनेनबॉम का जहां तक मुझे याद आ रहा है फिलोसफी ऑफ लेबर है, क्लास में मैंने करवाए हैं. रॉबर्ट हॉक्सी ने ट्रेड यूनियनिज्म इन यूएस, ये वाली बुक भी मैंने इस क्लास में करवाई है. बचा एक अशोक मेहता, ये आपको अगर नहीं पता है अभी नोट डाउन कर लीजिए, ये ट्विस्ट होकर के फिर से एग्जाम में किसी क्वेश्चन के रूप में आएगा. द मीडिएटिंग रोल ऑफ ट्रेड यूनियन इन देयर डेवलप्ड कंट्रीज, इसको आप नोट डाउन करेंगे, ठीक है, अपने नोट्स में, अपने नोट्स को एनरिच करेंगे. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, 39, 41, 42, 43 में आई ऑलवेज से डीपीएसपी से क्वेश्चन आते हैं और ये बहुत ही आसान है. 39 इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क, 41 राइट टू वर्क, 43 लिविंग वेज, 42 जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन ऑफ वर्क. सिंपल है. कितनी बार क्लास में कराया गया है, n नंबर ऑफ टाइम्स, राइट, यस n नंबर ऑफ टाइम्स. सिंपल है. चलिए आगे बढ़ते हैं. The Constitution of India in the DPSP stresses upon the importance of labor welfare. बिल्कुल सही है. आंख बंद करके आप लोग सही बोलेंगे. n number of times done in class. Voluntary welfare measures comes under welfare work. Voluntary carried out by employers and workers organization. बिल्कुल सही है. Voluntary welfare काम भी होता है जिसमें NGOs आते हैं. NGO भी अपना welfare work carry on करते हैं. तो DPSP के थ्रू भी welfare होता है. एनजीओ और कुछ अलग अलग और जैसे YMCA हो गया, ये सभी वेलफेयर वर्क को कैरी ऑन करते हैं. बट ये दोनों अलग अलग सेंटेंसेस है. एक्सप्लेनेशन की बात आएगी तो ये दोनों रिलेटेड नहीं है. ये एक अब सही बात कह रहा है अपनी जगह पर, ये भी सही बात कह रहा है अपनी जगह पर, कोई रिलेशन नहीं है. तो करेक्ट दोनों है बट कोई एक्सप्लेनेशन की बात नहीं हो रही. एक्सप्लेनेशन कब होता, अगर यहाँ पे हमारे सेक्शंस नंबर दिए होते कि सेक्शन नंबर 39, 43, 41 टॉक्स अबाउट डायरेक्टिव प्रिंसिपल, तब सही होता. तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 2. Question number 91, we have passage to just take some 1 minute time to read this passage. उसके बाद हम लोग क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, ठीक है. चलिए जस्ट प्लीज रीड. पैसेज आएंगे तो पैसेज में आपको शुरुआत में पढ़ने में बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगाना है. एक रफ रीडिंग कीजिए, फिर क्वेश्चन पे जाइए, क्वेश्चन के आंसर ढूंढिए, ठीक है. दिस इज व्हाट वी हैव टू. तो एक रफ रीडिंग आई होप आपने कर ली होगी, ठीक है. यहाँ पे पहले इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की टाइम पीरियड को बताया गया है कि क्या क्या हुआ. फिर आगे फैक्टर्स एक्ट के बारे में बताया गया है. फिर फैक्टर्स एक्ट के अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है. फिर हम आगे बढ़ रहे हैं. मतलब इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कब स्टार्ट हुआ था, अराउंड 1800. तो 1800 से लेकर के 1914 तक टाइमलाइन है, क्या क्या चीजें हुई, राइट. वही है ना, वही सारी चीजें.
लास्ट में भी देखिए 1944 में हमारी लेबर इन्वेस्टिगेशन कमेटी आई थी, रीस कमेटी, उसके बारे में भी बात की गई है। तो 1800 से 1944 तक का लेबर, इंडियन लेबर के बारे में एक शॉर्ट हमारा नोट्स है। चलिए क्वेश्चन पे जाते हैं। What was the number of working hour for children in India factories prior to implementation of Factories Amendment Act? फैक्ट्रीज अमेंडमेंट एक्ट के इम्प्लीमेंटेशन के पहले बच्चों का वर्किंग आवर कितना था? ठीक है, चलिए चलते हैं। तो फैक्ट्रीज एक्ट के अमेंडमेंट की बात हो रही है हमारी यहाँ पर, ठीक है। और इसके पहले का जो पैराग्राफ है, इसमें कहीं पे भी देखिएगा तो चाइल्ड का नाम है ही नहीं, चाइल्ड का नाम बिल्कुल भी नहीं है ना। यहाँ पे ये लिखा है द आवर ऑफ वर्क फॉर चिल्ड्रन वर रिड्यूस टू 6 कर दिया गया था, लेकिन उसके पहले बच्चों को कितना देर तक काम करना पड़ता था वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर होगा द पैसेज डज नॉट रिवील दिस फैक्ट। आफ्टर अमेंडमेंट 6 घंटे हो गए थे, आफ्टर अमेंडमेंट 6 घंटे हो गए थे, उसके पहले 10 घंटे 12 घंटे थे या 14 घंटे थे, नहीं दिया हुआ है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम पैसेज है, 5 क्वेश्चन है हमारे पास, एक क्वेश्चन हमने सॉल्व किया। विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रोविजन वाज नॉट इंक्लूडेड इन फैक्टरीज अमेंडमेंट एक्ट? फैक्टरीज अमेंडमेंट एक्ट में क्या नहीं था? वेंटिलेशन, क्लीनलीनेस, ओवरक्राउडिंग, ट्रांसपोर्टेशन। चेक कर लेते हैं। अमेंडमेंट एक्ट में हमारा वेंटिलेशन है, ओवरक्राउडिंग की बात की जा रही है और हेल्थ एंड सेफ्टी की बात की जा रही है। तो वेंटिलेशन, क्लीनलीनेस, वेंटिलेशन, ओवरक्राउडिंग तो अभी हमने देखा, क्लीनलीनेस की भी बात की गई है यहाँ पे, हेल्थ एंड सेफ्टी है, वेंटिलेशन, ओवरक्राउडिंग, हेल्थ एंड सेफ्टी है, तो क्लीनलीनेस भी है, हम अज्यूम कर सकते हैं, और हेल्थ एंड सेफ्टी है तो, लेकिन ट्रांसपोर्टेशन की तो बिल्कुल भी बात नहीं की गई है। तो हमारा आंसर हो जाएगा पॉइंट नंबर 4। उसके बाद देखिए आगे बढ़ते हैं। What happened to this PDF? Yes, one second. एसएस का तीसरा क्वेश्चन है, Which among the following led the Labour Investigation Committee? बहुत आसान है, लास्ट पैराग्राफ में दिया हुआ है कि another milestone in the field of labor welfare was reached with the appointment of Labour Investigation Committee. Labour Investigation Committee को रीस कमेटी कहते हैं, 1944 में आई थी। और आप ये याद रखिए, रीस कमेटी ने अपने रिपोर्ट में क्या बोला था, वो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट उन्होंने बोला था, वो स्टेटमेंट को आप पढ़िएगा और याद रखिएगा, उससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं, ठीक है। तो 1944 में इनफैक्ट उस स्टेटमेंट का मीनिंग ये है कि अनलेस एंड अनटिल एम्प्लॉयर को फोर्स किया जाए, एम्प्लॉय को या फिर वर्कर को बहुत ही कम पैसे देता है और सारा का सारा पैसा खुद रखता है, ऐसा रीस कमेटी ने रिपोर्ट दिया था। तो वो रिपोर्ट का टाइटल भी पढ़िएगा। तो ये रीस कमेटी है 1944, सिंपल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एटलीस्ट पैसेज में तो आप बिल्कुल भी गलती मत कीजिएगा, पैसेज आप अपने लिए स्कोरिंग समझिए। तो हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट द पार्ट ऑफ लेबर वेलफेयर रिफॉर्म ड्यूरिंग अर्ली पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट? अब अर्ली पीरियड ऑफ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात की जा रही है, तो सोशल वर्कर, फिलांथ्रोपी, रिलीजियस लीडर थे। सोशल वर्कर, फिलांथ्रोपी और रिलीजियस लीडर। तो सोशल वर्कर, फिलांथ्रोपी, रिलीजियस लीडर फैक्ट्री ओनर नहीं थे। हमें आंसर मिल गया, बहुत आसान है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, which is not a correct statement. तो यहाँ पे देखिए, फैक्ट्रीज एक्ट अप्लाइज टू ऑल फैक्ट्रीज एम्प्लॉइंग 100 और मोर। और आपने पैसेज थोड़ा भी पढ़ा होगा, तो यहाँ पे लिखा है कि 50 या 50 से ज्यादा लोगों पे ये अप्लाई होता है। तो इसीलिए हमारा आंसर यहाँ पे तुरंत हमें पॉइंट नंबर 3 मिल जा रहा है। ऑल्दो वी विल चेक अदर ऑप्शन, बट पॉइंट नंबर 3 हमारा क्लियरली ऑप्शन है, आंसर है, ठीक है। बाकी सारे ऑप्शन हमारे सही है। नेक्स्ट there is another passage from question number 96 to 100. एक another passage है, ये छोटा सा passage है हमारा, कि Indian organizations have traditionally not considered human resource as a means of distinctive competitive advantage. शुरू में ह्यूमन रिसोर्स को कॉम्पिटिटिव एडवांटेज की तरह नहीं ट्रीट किया जाता था, एचआरडी पे ध्यान नहीं दिया जाता था। अब धीरे धीरे लोग रियलाइज कर रहे हैं कि इंडियन लेबर कितना इंपॉर्टेंट है, लेबर वेलफेयर मेजर्स लिए जा रहे हैं, लेबर के इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट का भी ध्यान दिया जा रहा है, ये सारी चीजें हैं इसमें, ठीक है। वी विल टेक 1 minute टू रीड दिस पैराग्राफ। डन, या लेट्स सॉल्व द क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन क्या है कि इट वाज only in the year 1947 that formal industrial organization emerged in India. Okay, ठीक लग रहा है। Since the public sector unit were recipient of limited investment, it became center of industrial dispute. एक बार चेक कर लेते हैं।
तो 1947 में इंडस्ट्रियल हाँ, only after India became independent that significant improvement was witnessed. तो पहला सेंटेंस तो हमें बिल्कुल सही लग रहा है. और उसके बाद क्या है कि since the public sector unit were recipient of limited investment, it became center of industrial dispute. Let's check this sentence. Since the public sector unit were the recipient of large investment and became biggest player, their approach towards personal management received a lot of attention. यहाँ पे लार्ज इन्वेस्टमेंट की बात की जा रही है और यहाँ पे लिमिटेड इन्वेस्टमेंट लिखा है, इसलिए ये रॉन्ग हो जाएगा. इस तरीके से आपको आंसर्स फाइंड आउट करने हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following are mentioned in ancient Indian text अर्थशास्त्र. अर्थशास्त्र में क्या क्या चीजें लिखी हुई है? तो अर्थशास्त्र में देखिए, हाँ, the ancient Indian text अर्थशास्त्र refers to the job description of supervisor and performance linked pay for artisan. Job description of supervisor and performance linked pay for artisan. तो job description of supervisor and performance linked pay for artisan हमारा आंसर हो जाएगा बी और डी, पॉइंट नंबर 3. करेक्ट. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, Which one of the following factors is responsible for the increased number of personal office in many organizations in India? Which of the following factors is responsible for increased number of personal office in many organizations in India? एक बार इस phrase को हम देखेंगे यहाँ पर. अच्छा, it's in the last sentence. Okay. This further boosted the growth of personal offices in most part of organization. Last sentence में है, तो yes, we will go there. Organization had to appoint welfare officer to take care of personnel. The next phase of development saw the rise of trade union and manager union in Indian business organization that boosted the growth of personal offices. तो rise of trade union हमारा आंसर हो जाएगा, इसने boost किया था growth of personal office, है ना. Next question. After which of the following event the country had seen significant improvement in personal management policy of business organization? तो ये क्लियरली यहाँ पर दिया हुआ है कि आफ्टर इंडिपेंडेंस, हमने भी पढ़ा था ना कि इट वाज ओनली आफ्टर इंडिपेंडेंस दैट आवर कंट्री हैड सीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. आफ्टर इंडिपेंडेंस ओनली, तो हमारा आंसर यहाँ पर हो जाएगा इंडिपेंडेंस, है ना. सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन पर्सनल मैनेजमेंट पॉलिसी ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन. जो सेंटेंसेस, जो फ्रेज आपकी पैरा में होंगे वही फ्रेज ही क्वेश्चन में होंगे, तो उसको आप ढूंढने की कोशिश कीजिएगा. लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस question paper for code 55. Which of the following is not a correct statement? Question number 100. कौन सा सही नहीं है? Industrial many constitutional provisions were created in order to protect workers. और उसके बाद industrial organizations were broadly classified into British industries and Indian industries. Indian organizations have traditionally not considered their human resources. People management has been a big challenge. ठीक है, ये चारों सेंटेंस हमने पढ़ा. Now we will go back to the passage. ये वाला this is point number 4. Point number 4 is correct, वही लिखा है. Point number 1 तो हमें मिला, point number 4 भी मिला. Indian organizations have traditionally not considered their human resources. ये भी हमें समझ में आ रहा है. They have not considered their human resources. पहला सेंटेंस है, पहला और दूसरा सेंटेंस हमारा पॉइंट नंबर 3 और 4 है. ये क्लियरली हमें 1, 3, 4 मिल रहा है पैसेज में, और सेकेंड पॉइंट की कोई बात ही नहीं हो रही है पैसेज में, इसीलिए हमारा पॉइंट नंबर 2 रॉन्ग हो जाएगा, विच इज नॉट करेक्ट. पॉइंट नंबर 2, 1, 3 and 4 we can find it in the passage, है ना. तो like this you have to solve these questions. I hope आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी. जो भी क्वेश्चंस आज हमने सॉल्व किए, जो भी डेटा हमने पढ़ा, आपने नोट डाउन किया होगा, समझा होगा. So with this I'll be ending the session today, and if there is any doubt, any more query, you can comment. Yeah, so I'll be winding up the session now. Thank you all. चलिए एक बार डाउट देख लेते हैं, अगर कोई डाउट रह गया है तो. और जहां तक मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट है एंड न्यू कोड्स है, उसको भी सॉल्व करवा दिया जाएगा. ठीक, हाँ, न्यू कोड्स एंड मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट भी आपको करवा दिया जाएगा. बट मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट किस एग्जाम के लिए आपको पढ़ना है, एक बार वो बता देंगे तो इट विल बी इंफॉर्मेटिव फॉर मी, किस लिए आपको पढ़ना है. Yeah, so with that I'll be winding up the session now. And what I personally believe is
कि जो न्यू कोर्स है उससे अभी तक कोई क्वेश्चन तो नहीं पूछा उन्होंने. दे मे आस्क बट चांसेस बहुत ही कम है ना, चांसेस काफी कम है. चलिए शानवी का कोई क्वेश्चन है क्या? यूजीसी नेट एंड एनपीसीआई. यूजीसी नेट में मैटरनिटी बेनिफिट एक्ट से कोई क्वेश्चन नहीं आता है और एनपीसीआई के लिए मैं करवा दूंगी. यस, शुड आई वाइंड अप द सेशन देन? एमसीक्यू कहाँ होगा? शानवी सारे कुछ अपलोडेड है, प्लीज चेक. जितना आपका जो बैच है ना, आप बैच ओपन करके लाइव क्लास ओपन कीजिए, वहां पे बहुत सारे एमसीक्यू अपडेटेड है और बहुत सारे एमसीक्यू सेशन है. प्लीज गो थ्रू इट. यू हैव अ plethora of notes which we have provided you, है ना. तो यस वहां पे आप एक बार आप देखिए, सारे डाउनलोड कीजिए, पढ़िए. अभी 10 दिन बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ के पीछे पड़ जाइए. एंड यस, यू ऑल हैव टू कमेंट मी आफ्टर एग्जामिनेशन ऑन 22nd. 21st इवनिंग यू हैव टू कमेंट कि हाँ मैम पेपर अच्छा हुआ, आपने बताया था वैसा हुआ. ठीक है, ये शानवी कोई दिक्कत नहीं है. आई अंडरस्टूड कि आप न्यू ज्वाइनिंग हो. आप एक बार लाइव क्लास में जाइए, वहां पे आपके कुछ फोल्डर्स हैं जहाँ पे आपको मिल जाएगा. कोई डिफिकल्टी हो तो ग्रुप में कमेंट कीजिएगा और वो एमसीक्यू सेशंस जरूर देखिएगा. यू प्रिपेयरिंग फॉर दिसंबर, नो इश्यूज, वेरी गुड. इस बार भी आप देखिए, ट्राई कीजिए, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. साल में 2 बार एग्जाम होता है, आप इस बार भी एग्जाम कीजिए. दिसंबर तक तो आप बिल्कुल रेडी हो जाएंगे. या दैट्स फॉर श्योर. चलिए ठीक है. सो विद दैट आई विल बी वाइंडिंग अप द सेशन टुडे. And yeah, so thank you all for your time. Thank you.